जो वोटिंग परसेंटेज है 7.69% का ये आ रहा है। इस तरीके का आंकड़ा आना थोड़ा सा दुखी करता है कि भाई क्या प्रतिशत कम है, इसका कोई कारण हो सकता है कि कोई और वजह आपको लगती है? बाकी का कंपैरिजन करें 7% और एक तरफ हिमाचल प्रदेश 14%, लगभग दोगुना जनता जो है वो बाहर निकली है। इसमें मौसम का क्या रोल है, जनता के उत्साह का क्या रोल है, वो तमाम बातें आप हमारे दर्शकों को समझाइए अरुण जी। जी, लोगों में तो उत्साह है ही वोट को, चुनाव को लेकर, लेकिन गर्मी बहुत पड़ रहा है। और उधर देखा जाए तो बड़ा लंबा, सुबह से ही जो लंबा लाइन लग जाता है, तो ये कोस्टल एरिया होता है। कोस्टल एरिया में क्या होता है, लोग थोड़ा लंबा लाइन पे, कतार पे खड़ा होना थोड़ा पसंद नहीं करते हैं। तो ये वोट परसेंटेज लेकिन आगे जाके बढ़ के ये जैसे भी हो 60-70% तक तो छू जाएगा। लेकिन अभी जो है ये कोस्टल एरिया में हमेशा देखा जाता है कि जितने बार भी चुनाव हुआ है, ये कोस्टल एरिया में थोड़ा वोटिंग परसेंटेज जो है वो थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि लोग घर से निकल के जाना और लंबा लाइन पे खड़ा होना ये लोग के लिए बड़ा अब एक अलग तरह सा होता है। तो इसीलिए सुबह से ही ये जो परसेंटेज आया है 7.6 का, ये लेकिन आगे जाके ये बदलाव आएगा और उसी में जरूर बदलाव आएगा और वोट परसेंटेज ज्यादा ही बढ़ेगा। जी बिल्कुल इशिका। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज तो हम देख ही रहे हैं कि 7 के करीब पहुंचा है, लेकिन हिमाचल की बात करें, हिमाचल का वोटिंग परसेंटेज सबसे अधिक है। हालांकि पश्चिम बंगाल को भी हिमाचल ने पीछे छोड़ दिया है। ओडिशा की अगर हम बात करें, जनता को यहाँ पर, अगर हम जनता की यहाँ पर बात करें, अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए किस तरह की जनता द्वारा डिमांड यहाँ पर मांग है, क्या जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है, जनता उनसे खुश है, प्रभावित है उनके कामों से? इस बार वहां की जनता क्या बदलाव चाहती है अरुण जी? जी, इस बार जनता बदलाव चाहते हैं और जो है शासन यहाँ पर देखा जाए तो ये शासन का ऊपर लोग खुश नहीं है। चाहे वही सत्ताधारी पार्टी जो बीजेडी है, उन्हीं का लोगों को भी अगर पूछेंगे, उन्हीं का नेता को भी अगर पूछेंगे, वो कोई खुश नहीं है सरकार के ऊपर, सरकार के नीतियां के ऊपर। सब भले ही नवीन पटनायक से सारे के सारा अच्छा संबंध है और नवीन पटनायक से खुश है, लेकिन जो पॉलिसी है पार्टी का, वो पॉलिसी को लेके अभी खुश नहीं है। और लोगों में भी वही है कि पॉलिसी को लेके खुश नहीं है और बदलाव भी लोग चाहते हैं। तो अभी जैसे देखा जाए तो किसी भी हालत पे ये इस बार थोड़ा परिवर्तन हो रहा है और 4 तारीख तो परिणाम आ जाएगा, लेकिन काल परसों का अंदर एक तरह से साफ भी हो जाएगा कि कैसे वोट रहा और कितना परसेंटेज मतदान हुआ और कहां के पक्ष में जा रहा है वोट। जी बिल्कुल अरुण, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि बीजेपी और बीजेडी को उस तरीके से राइवल्स नहीं है जिस तरीके से आप बात कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, या बीजेपी या समाजवादी पार्टी, या फिर बीजेपी या आरजेडी, ऐसे तमाम जो आप कंपैरिजन अगर आप करें तो ऐसा कोई इतना बड़ी राइवलरी नहीं थी। वो क्या स्थितियां हुई जब दोनों के बीच में एक तरीके से ये जो दरार आई और जो बदलाव आया, और अब ये एक तरीके से चुनावी रणक्षेत्र में उतर चुका है ये पूरा बदलाव और एक दूसरे के खिलाफ दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं, काफी कड़ी टक्कर दे रही हैं? जी, इस बार देखिए सबसे बड़ा सवाल रहा जो मैंने पहले बताया कि पॉलिसी को लेके, पार्टी का पॉलिसी और इसको लेके, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा होता है कि उड़ीसा का अस्मिता, जो अस्मिता शब्द को जो बीजेपी ने व्यवहार किया, उसी में काफी चोट पहुंचा बीजेडी को, क्योंकि यहाँ पे नवीन पटनायक मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन जो उनका जो करीबी माना जाता है VK पांडियन, पूरा का पूरा सत्ता वही चलाते हैं। तो इसीलिए लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है, लोगों में उसी को लेके भी काफी चर्चा हो रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए बीजेडी पहले गठबंधन का बात उठ रहा था, लेकिन ये गठबंधन का बात के लिए जो कि बीजेपी के तरफ से जो नेता आए हैं वो साफ तौर पर मना किए थे कि हम इस बार गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन ये गठबंधन का जो बात आया वो बीजेडी के तरफ से आया था, क्योंकि ये जो पहले से जो उड़ीसा का अस्मिता को लेके जो सवाल उठाया था भाजपा ने, उसी को लेके कहीं ना कहीं ये बड़ा चोट पहुंच रहा था बीजेडी को। तो वो आ रहा था कि चलिए इस बार कोएलिशन गवर्नमेंट करेंगे, मिलजुल के सरकार बनाएंगे, मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सीधे देखा जाए तो कांग्रेस का कोई सत्ता है ही नहीं। जो 147 सीट में से विधानसभा हो रहा है यहाँ पर, तो 147 सीट में से ये
सिर्फ 23 सीट है बीजेपी के पास था और सिर्फ 9 सीट था कांग्रेस के पास, और जो कांग्रेस का 9 सीट था उसी में से भी कुछ दल बदल करके निकल गए थे। तो कांग्रेस का कोई ही सत्ता यहाँ पर नहीं था। अभी देखिए, तो उसी को लेके जब बीजेपी ने इसी को इनकार किया तो उन्हीं में से दोनों में से चुनाव मैदान में पूरे के पूरा प्रतिद्वंदिता आ गई। जी बिल्कुल अरुण, यहाँ पर आने वाले समय में देखा जाएगा कि बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन होता है या फिर नहीं। लेकिन अरुण, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज जिन 6 सीटों पर चुनावी प्रक्रिया चल रही है, मयूरभंज की बात कर ले, यहाँ पर तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद वहां पर जनता को संबोधित किया गया था, रैलियां की गई थी। क्या इसका असर हम 4 जून को देख पाएंगे? जी, इसका असर हम ये जो 6 सीट है, ये 6 सीट में से 4 सीट था बीजेडी के पास और 2 सीट था भाजपा के पास है। इस बार 6 सीट में कड़ा टक्कर हो रहा है, लेकिन भाजपा के सपेक्ष में 4 सीट जाने जैसे लोगों में पता चलता है, जैसे लोगों का नजरा देखने से कि भाजपा को इस बार इसमें ये सीटों में से थोड़ा ज्यादा सीट ही मिलेगा। सिर्फ यहीं पे एक बात आता है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजंत पंडा जो यूपी के प्रभारी भी है, तो उन्होंने केंद्रापड़ा में चुनाव लड़े, तो मुकाबला तो है नहीं, लेकिन एक तरह से काफी टक्कर बीजेडी से उनको मिल रहा है। और उसके बाद देखा जाए तो बाकी सीट में से सिर्फ बालेश्वर में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, बाकी सीट में तो अच्छा बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल। तो ये मुद्दे तो रहेंगे, और जो उड़ीसा को जिस तरीके से उन्होंने समझाया, और ये बीजेडी और बीजेपी का जो मसला है, जो उस पर भी क्या प्रतिक्रिया रही उसके बारे में बताया,